हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं धन के लिए युद्ध। शुरुआती टाइम में जितने भी हमें राजा महाराजा मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा गुर्जर प्रतिहार देखा, राष्ट्रकूट देखा, पाल देखा। इससे पहले भी यदि हम अपने भारत में देखें तो बड़े स्केल पर ऐसे ऐसे राजा मिल जाते हैं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था। और इसमें उन्होंने बड़े से स्केल पर अपने राज्य की स्थापना करने के लिए दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने का भी काम किया था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि इसमें जितने भी राजा आए थे उन सभी के सभी राजाओं में एक खास बात थी। और वो खास बात ये थी कि ये लोग इनकम को प्राप्त करने के लिए, आय को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे राज्यों के ऊपर क्या करते थे, हमला करते थे, ताकि इन्हें ज्यादा मात्रा में इनकम आ सके। तो इनकम को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे के ऊपर हमला किया करते थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है यहाँ पर राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार है, बिहार के राष्ट्रकूट है और बंगाल का आपका पाल प्रतिहार है। ये जो राजा थे, इन राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण या हमला क्यों किया होगा, यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो इन तीनों ही राजाओं ने कन्नौज के ऊपर हमला किया था। लेकिन कन्नौज के ऊपर ही हमला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो कन्नौज के ऊपर हमला करने के पीछे कई सारे मेन कारण थे, और वो ये था कि ये गंगा घाटी के व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित थे। क्योंकि कन्नौज जो था वह ऐसी जगह पे था जहां से आसानी से ट्रेड करना आसान था, व्यापार करना आसान था। दूसरा देखा जाए तो ये रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेशम मार्ग से क्यों जुड़ा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जितने भी सामान बाहर से आते थे, जैसे कि चाइना से जो आते थे, तो इंडिया में चाइना से आने वाले रेशम का जो मुख्य रास्ता था वो रास्ता कौन था, तो वो कन्नौज ही था। कन्नौज से ही वो सारे के सारे सामान इंडिया की ओर आते थे। इसीलिए कन्नौज का रेशम मार्ग के तौर पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इस समय जो तीसरा था मेन कारण, वो थे राजनीतिक और व्यवसायिक। क्योंकि राजनीतिक तौर से देखा जाए और व्यावसायिक तौर से देखा जाए, यदि किसी राजा का उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार हो जाए जहां से बहुत ही बड़े स्तर पर राजनीतिक तौर से अधिकार देखने को मिलता है और उसके ऊपर व्यावसायिक अधिकार देखने को मिलता है, तो उस राजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा इनकम के सोर्स होंगे, इनकम के तरीके होंगे, जिससे वो अपने राज्य को और अच्छे से फैला सकता है, बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय राजनीतिक और व्यवसायिक के केंद्र के तौर पर कन्नौज को काफी ज्यादा फेमस प्लेस के तौर पर माना गया था। तो इस समय देखा यह गया कि इन्हीं तीनों कारणों की वजह से राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार ने, बिहार के राष्ट्रकूट ने और बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने क्या किया, तो कन्नौज के ऊपर हमला कर दिया। जब ये कन्नौज के ऊपर हमला किया गया तो इस प्रकार के हमले में इन तीनों के द्वारा किए गए हमले को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। जैसे कि तीन ही लोग, यदि तीन लोग एक चीज के लिए लड़ रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तीन लोग लड़ रहे हैं ना, तो इस प्रकार के युद्ध को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर तो कई सारे राजा लड़ रहे थे, तो इसमें जो विजय होता है वो विजय कौन होता है, वो होता है नागभट्ट होता है। कौन होता है? नागभट्ट। जो नागवड़ था वह राष्ट्रकूट का प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट का प्रधान था, अर्थात वह बिहार का था, जिसने यहाँ पर कन्नौज के ऊपर हमला करके उसको जीत लेता है। इस प्रकार से तो हमने देखा कि इन लोगों ने, मतलब कि बिहार के राजा राष्ट्रकूट ने कन्नौज के ऊपर हमला किया, किसके लिए? धन को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इसी प्रकार का जो धन था ना, वो धन राजवंशों का आधार था, क्योंकि बिना धन के आप किसी भी राज्य का शासन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात थी हमारे भारत की। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस समय बाद में चौहान आते हैं और गजनी आते हैं, जिन्होंने भारत के ऊपर काफी बड़े स्केल पर हमला किया और यहाँ से बड़े स्केल पर धन दौलत को इकट्ठा करने का काम किया। तो ये देखते हैं कि चौहान ने और गजनी ने भारत के ऊपर किस प्रकार से हमला किया, कौन कौन से क्षेत्रों पर हमला किया, कितना धन संपदा को लूटने का काम किया। आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्लास अब बात करते हैं हम यहाँ पर गजनी के बारे में। तो गजनी का सुल्तान महमूद गजनबी जिसे हम कहते हैं, तो महमूद गजनबी की यदि बात करते हैं तो इसका शासन काल कब से कब तक रहता है। लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि जो महमूद गजनबी था वह कहाँ का रहने वाला था। जो महमूद गजनबी था वह गजनी का रहने वाला था। गजनी का, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, जहाँ का रहने वाला था गजनबी। आपको पता होना चाहिए कि जो गजनी
का जो राजा था सुल्तान महमूद, इसने अफगानिस्तान के अंदर और उसके आसपास के राज्यों के अंदर इसने जो शासन किया था वह उसने 997 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक उसने शासन किया। बात यह आती है कि उसने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपने शासन की स्थापना की। तो उसने जो शासन की स्थापना की वह था मध्य एशिया, दूसरा था ईरान, तीसरा था उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के भागों में उसने शासन किया। अब ये जो बात कर रहा है उपमहाद्वीप, तो किस उपमहाद्वीप की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है आपके भारत की बात कर रहा है। तो भारत में इसने काफी बार हमला किया। भारत में सुल्तान महमूद का जो हमला केंद्र था वो कहां पर था? तो वो था गुजरात का सोमनाथ। पता है आप लोग कुछ चीज और? सोमनाथ में लोगों उसने हमला क्यों किया था? प्राचीन टाइम में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जितने भी सामान्य लोग हुआ करते थे, उनका भगवान पर अंधा विश्वास था, अंधा अथाह विश्वास था। आंख मूंद करके वो लोग दान दे दिया करते थे, आंख मूंद करके जो भी उसने कहा वो मान लिया करते थे। तो इतना ज्यादा उनके ऊपर विश्वास देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस समय मतलब कि यदि हम बात करते हैं 997 से लेकर के 1030 ईस्वी के बीच में, तो इस समय भारत के जितने भी मंदिर हुआ करते थे उन सभी मंदिरों के ऊपर या उसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में धन संपदा इकट्ठा रहा करती थी। इसीलिए ज्यादातर इस समय जितने भी आक्रमणकारी हुआ करते थे वह या तो मंदिरों पर हमला करते थे या तो फिर उसके आसपास के क्षेत्रों पर हमला करते थे जहां से ज्यादा मात्रा में आमदनी आ सके। लेकिन यदि बात करते हैं भारत में हमला करने के बारे में, तो पता होना चाहिए एक चीज और कि सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार हमला किया था। कितनी बार? तो भारत पर उसने 17 बार हमला किया। भारत पर इसने जो हमला किया था इसका जो सिलसिला था वह 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक ये लगातार हमला करता चला जाता है। इस प्रकार के हमला करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। लेकिन जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर और भारत के कई सारे मंदिरों पर जब ये हमला करता है, आक्रमण करता है और वहां से पैसे को इकट्ठा करता है, ले जाता है, इसीलिए महमूद सुल्तान गजनवी को हम क्या कहते हैं? तो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक आक्रमणकारी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जहां भी गया मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा और वहां से जो भी पैसा आया, चाहे वो मूर्तियों को सोने में हो तो उसको तोड़ करके आया हो या बेच करके आया हो, गला करके आया हो, जैसे ही पैसा आया वो खास करके मूर्तियों को तोड़ने के बाद ही पैसा आया था। इसीलिए इस समय सुल्तान महमूद को हम मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के भी नाम से जानने का काम करते हैं। अब बात यह आती है कि गजनी के बारे में हमें जो जानकारी मिल जाती है वो जानकारी किन किन चीजों से मिल जाती है? तो वो था अल बिरूनी की किताब किताब उल हिंद से मिल जाती है और तहकीक ए हिंद से मिल जाती है, तहकीक ए हिंद से मिल जाती है। किताबुल हिंद के अंदर अल बिरूनी ने किसके बारे में बताया है? तो गजनी के बारे में वर्णन किया है कि गजनी किस प्रकार का था, उसने शासन कैसे किया, कहाँ कहाँ पे शासन किया, कैसे कैसे उसने हमले किए, हमले करने के दौरान उसने किन चीजों को निशाना बनाया, जैसे कि यदि यहाँ पर आया तो मंदिरों को निशाना बनाया, आसपास के राजाओं को निशाना बनाया, बदला करने के मकसद से भी आया था क्योंकि कुछ राज्यों को इसने खास करके बदला करने के मकसद पर भारत पे हमला किया, जैसे कि दूसरा तीसरा हमला इसको जो था। तो इस प्रकार से इसने हमले किए और बड़े स्केल पर इसने मूर्तियों को तोड़ने का काम चालू किया। बात करते हैं तहकीक हिंद के बारे में। तो तहकीक हिंद के बारे में जो अल बिरूनी ने बताने का काम किया है वो भारत के बारे में बताया कि भारत कैसा था, भारत के नगर कैसे थे, भारत में इस समय लोगों का रहना रहना कैसा था। खास करके इसने तहकीक हिंद के अंदर और किताबुल हिंद के अंदर भी भारत के कुछ शहरों के बारे में बताया है, जैसे कि दिल्ली के बारे में बताया है। उसने बताया है कि दिल्ली एक ऐसा शहर था जो ज्यादा भीड़ वाले इलाके वाला शहर था। इसके साथ में जानकारी मिल जाती है बेहाकी की किताब उतवी से और तारीख है सुनगीती से मिल जाती है। फिर दौसे की किताब शहनामा से मिल जाती है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो गजनी के सुल्तान महमूद के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौहान के बारे में कि चौहान ने भारत पर कैसे हमला किया, कौन कौन से क्षेत्रों पर हमला करके कितनी धन संपदा को इकट्ठा किया। अब आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्लास आइए हम बात करते हैं इसमें चहमान के बारे में बात कर लेते हैं। जो चहमान था ना, इसी को हम कहते हैं चौहान के नाम से इसे जानते हैं। एक बार जानते हैं और क्या खास बात है इनके बारे में। जो चहमान जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं, इनका शासनकाल 7 से लेकर के 12वीं सदी तक रहता है।
7 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की बात करते हैं तो ये वही टाइम था जिस समय भारत में नए नए राजवंशों का उदय हो रहा था, या कह सकते हो कि नए नए स्वतंत्र जितने भी राजवंश थे, राजा थे, वो उदय हो रहे थे और अपने आप की प्रभुसत्ता को स्थापित कर रहे थे। तो ये उसी समय में जो चौहान थे, चहमान थे, ये राजा भी इस समय स्थापित हो जाते हैं। इसमें शुरुआती यदि बात करते हैं इसके बारे में, तो चौहान राजा की यदि बात करते हैं तो ये था कौन? ये भारतीय राजपूत राजवंश था, मतलब कि ये भारत का ही था, कोई बाहर का आ करके यहाँ बसा नहीं था, बल्कि ये भारत में ही जन्म लिया और अपने राज्य को फैलाने का काम चालू किया। यदि हम बात करते हैं इसके क्षेत्र के विस्तार के बारे में, शुरुआती टाइम की बात कर रहा है जब इसको स्थापित किया गया था, तो इसका जो क्षेत्र का विस्तार था वो राजस्थान, गुजरात और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में था। सीमावर्ती का मतलब हो जाता है इसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि दिल्ली का थोड़ा सा इलाका आ गया, मध्य प्रदेश का इलाका आ गया, गुजरात के थोड़ा नीचे से इलाका आ गया, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, तो यहाँ पर इनके क्षेत्र फैले हुए थे। अब बात करते हैं चौहान के बारे में, तो चौहान राजवंश के अंदर सबसे मुख्य या प्रभावशाली जो प्रसिद्ध राजा होता है वो कौन होता है? तो वो होता है पृथ्वीराज तृतीय होता है। पृथ्वीराज तृतीय होता है। इसने चौहान राजवंश के अंदर जो शासन का काम चालू किया, बढ़ाने का काम चालू किया, वह 1178 से लेकर के 1192 तक करता है। तो इसी को पृथ्वीराज तृतीय को ही हम कहते हैं क्या? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानने का काम करते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान आता है तो इसने अपने राज्य का विस्तार बड़े स्केल पर किया। इसने अपने राज्य का विस्तार दिल्ली और अजमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अजमेर था वो राजस्थान का ही इलाका था और दिल्ली जो था वह इसी के आसपास का इलाका था। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो लोग थे ना, ये लोग आपके पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ रहे थे और उत्तर के क्षेत्र में ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए कुछ क्षेत्र के ऊपर हमला किया, जैसे कि गुजरात के चालुक्य राजवंश के ऊपर हमला किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल के ऊपर हमला किया, ताकि इनके राज्य के आधार पर ये यहाँ से इधर की ओर मतलब बिहार के साइड में जा सके और वहां के राज्य को बड़े स्केल पर हमला करके अपने राज्य में मिला सके। क्योंकि जब तक बड़े से क्षेत्रों पर नहीं मिलाएंगे तब तक इनको जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो राजस्व की प्राप्ति हो नहीं पाएगी, और जब राजस्व नहीं मिलेगा तो ये अपने राज्य को, क्षेत्र को और आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए इस प्रकार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया था। और आगे देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में कुछ युद्ध किए थे। इनका पहला जो युद्ध था वह चंदेल राजा परमदेव के साथ था, जिन्हें हम परमार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ था इनके साथ वो मोहम्मद गोरी के साथ में हुआ था। मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और ये 1192 में होता है। शुरुआती युद्ध के टाइम में तो पृथ्वीराज चौहान इनको रोक लेते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध उनसे छल कपट के माध्यम से किया गया था। इसीलिए इस प्रकार के युद्ध में इनकी मृत्यु पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से बाहर के राजाओं ने और खुद का घर के राजाओं ने बड़े से स्केल पर अपने क्षेत्र की स्थापना की, अपना शासन स्थापित किया और बड़े से क्षेत्र पर अपने राज्य की स्थापना करके रेवेन्यू को जनरेट किया, ताकि वहां से ज्यादा मात्रा में धन आ सके और हम यहाँ पर बड़े से स्केल पर अपने राज्य की स्थापना कर सके। तो क्लास ये थे आज के टॉपिक के बारे में। यह वो कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास